बिहार में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के लगभग 2 दिन बाद जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पीछे से चर्चा ये निकली कि नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली थी, इसके पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त दिखाने के लिए ऐसा किया गया और अब प्रधानमंत्री की रैली खत्म होते ही कहानी ये निकल पड़ी है कि हमारे विश्व गुरु ने अपने आदमी को लगा दिया है अनंत सिंह को चुनाव जिताने के लिए। जी हाँ, यदि आप इस मुगालते में हैं कि अमृतकाल में एनडीए के साथ खड़े लोगों के खिलाफ किसी भी बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी तरह से नुकसान होगा, सजा मिलेगी, तो आज की ये घटना आपकी आंखों से चश्मा उतार देने वाली है। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार का सीएम पद जेडीयू के ही एक बड़े नेताजी को देने की प्लानिंग है, जो लंबे समय से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और गुजराती जोड़ी के बेहद करीबी हैं। उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने अनंत सिंह के लिए मैदान में उतार दिया है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में जाकर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने में लगे हैं। यूपी के सीएम ने बिहार में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो हद से ज्यादा शर्मनाक है। आज सीएम नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ बोला है, उसे भी देखेंगे। बिहार की कहानी बहुत जबरदस्त मोड़ ले चुकी है, आप लोग खाली सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर पर नजर दौड़ाइए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रचार गाड़ी पर ललन सिंह खड़े हैं, यानी बिहार में हुजूर के रोड शो में उतरने से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। रोड शो में नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह खड़े हैं। यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, वो भी बिहार में। पटना के रोड शो में पहले से ही चर्चा है कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनके नाम पर चुनाव भले ही लड़ा जा रहा है और यदि बिहार में जल्द चुनाव न होते तो पहले ही खेला हो जाता नीतीश कुमार का। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह तो बहुत पहले से ही दिखा रहे हैं कि वो जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के आदमी हैं, यानी मोदी शाह के आदमी हैं। इनके साथ साथ 2 अन्य लोग भी हैं, जेडीयू में हैं लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। इसी आधार पर लोग कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को निपटाइए दिया जाएगा और वो बीजेपी से अपना गठबंधन भी नहीं तोड़ पाएंगे। कहें कि यदि तोड़ना चाहेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी महाराष्ट्र की तर्ज पर, क्योंकि जेडीयू के कई प्रमुख चेहरे गुजराती जोड़ी के कंट्रोल में हैं। अब जब से ये तस्वीर सामने आई है, लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि मोदी के रथ पर नीतीश कुमार नहीं है, ललन सिंह है। तो क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से? पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम पद का फैसला होगा। अब देखिए, अमृतकाल का चुनाव आयोग जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से परिणाम का अंदाजा ज्यादातर लोगों को है। रिजल्ट कब आएगा, सीएम कौन होगा, वो तो वक्त बताएगा। हालांकि इस मामले पर हमने पिछली वीडियो में इसमें बहुत तगड़ी चर्चा किया है। बिहार में जमीन पर जो दिखा है उसको बताया है, जो हमने 48 घंटों में देखा। जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो। फिलहाल की तस्वीर यह है कि पीएम के पटना पहुंचने से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, फिर ललन सिंह पीएम के साथ रथ पर सवार होते हैं और पीएम की पटना से वापसी होते ही ललन सिंह पहुंच जाते हैं कहां? अनंत सिंह के यहाँ, यानी उनके क्षेत्र में रोड शो करने निकल पड़ते हैं। यानी अनंत सिंह जेल में बंद हैं और ललन सिंह अनंत सिंह के लिए मैदान में उतर गए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और तो और बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब हमने प्रचार की कमान संभाल लिया है, अनंत को फंसाया गया है, हम जिता के मानूंगा। अब आप दर्शक जरा सोचिए, दुलार चंद यादव हत्याकांड में नीतीश कुमार के कैंडिडेट बेऊर जेल में बंद हैं और अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो कि जेडीयू से आते हैं मगर गुजराती जोड़ी के आदमी बताए जाते हैं। रात में प्रधानमंत्री के साथ चुनावी रथ पर होते हैं और सुबह होते ही एक ऐसे कुख्यात और हत्यारोपी तथा तमाम मामलों में आरोपी अपराधी के लिए वोट मांगने निकल पड़ते हैं, जिसने कथित रूप से बिहार का पूरा चुनावी माहौल खराब कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने ललन सिंह से कहा कि मेरे आने से पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, अब आप जाइए, अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है ललन सिंह। अनंत सिंह के लिए 30 किलोमीटर लंबा रोड शो करिए, माहौल बनाइए, घर घर जाके वोट मांगिए। और तो और ललन सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये पूरे घटना अपने आप नहीं हुआ है जी, सब साजिश के तहत किया गया है, पुलिस जांच कर रही है, सब पता चल जाएगा। ललन सिंह ये भी दावा कर रहे हैं कि अनंत सिंह के जेल जाने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जीत सुनिश्चित है। ये घटना अपने से नहीं हुई, षड्यंत्र हुआ है, षड्यंत्रकारियों का चेहरा सामने आएगा। आप जरा सोचिए कि यही एनडीए के लोग बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। एक कुख्यात अपराधी जो पत्रकारों को धमकाने लगता है, कहने लगता है कि अभी हम
हम आपको गोली मार देंगे, अभी आपकी हत्या कर देंगे, तो सरकार क्या कर लेगी? और पत्रकार बेचारा हाथ जोड़ने लगता है, ये भी नहीं बोल पाता कि अगर सरकार ने आपके पुराने अपराधों की सजा आपको दिलवा दिया होता तो आज आप ये बकैती न कर रहे होते, सारी गुंडाई निकल जाती और तब होता असली सुशासन। मगर इस खेल को समझिए, चाहे बात उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण शरण सिंह की हो या फिर बिहार के अनंत सिंह की, प्रधानमंत्री दोनों के साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जितना अडानी के साथ। अभी की गिरफ्तारी मात्र एक दिखावा है। लोग कहने लगे हैं कि चुनाव खत्म होते ही रिहाई हो जाएगी और दमखम से वो आदमी सड़क पर निकलेगा और अनंत सिंह चुनाव हार न जाए, इसके लिए ललन सिंह को उतार दिया गया है। पूरी फौज उतार दी गई है। नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान सेट कर दिया है। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या होती है। इसके बाद अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर FIR होती है। SSP जाकर 60 घंटे बाद गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी लोग अनंत सिंह को चुनाव जिताने में जुट गए हैं। बाकी कहानी आप समझ सकते हैं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंचे हैं और एक बार फिर से बता दिया है कि जनता के असली मुद्दों को छोड़कर आप चाहे जो बकैती करवाना हो हमसे करवा लीजिए, हम कर देंगे। सोचिए, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री दरभंगा में जाकर कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में 3 बंदर हैं, एक का नाम है पप्पू, दूसरे का नाम है टप्पू, तीसरे का नाम है अप्पू। एक सच बोल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता, तीसरा सुन नहीं सकता। अब आप कल्पना करिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कपार पे कट्टा सटाने की बात कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बिहार में जाकर पप्पू अप्पू टप्पू कर रहे हैं, बंदर खोज रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि 20 साल की सरकार का हिसाब किताब क्या है। बिहार में इतना पलायन क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, इतना अपराध क्यों है, युवाओं के पास रोजगार क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब गायब हैं। बिहार में इतना पेपर लीक क्यों है और पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर जब नौजवान उतरते हैं तो उन्हें लठियाया क्यों जाता है? बिहारियों को घर जाने के लिए ट्रेन में जगह काहे नहीं मिलती है? ये सारे सवाल गायब हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बिहार जाकर कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस वाले सब राम और हिंदू विरोधी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराधियों को खदेड़ देंगे, छाती पे बुलडोजर चलाएंगे। अब सवाल यह है कि अनंत सिंह की छाती पर बुलडोजर क्यों नहीं चला पाए? हालांकि बुलडोजर का चलना किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है, नैतिक तो एकदम नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि भाजपा नेताओं का संविधान से दूर दूर तक नाता नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने से मना किया, फिर भी भाजपाई सरकारें लगातार चला रही। अब यूपी के CM कह रहे हैं कि अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो सवाल यह है कि अनंत सिंह पर बुलडोजर काहे नहीं चल पाया? तेल खत्म हो गया कि पंचर हो गया? हत्या के 60 घंटे तक गिरफ्तारी की हिम्मत क्यों नहीं कर पाई बिहार पुलिस? डबल इंजन तो है। और ऐसी क्या मजबूरी है कि गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी ललन सिंह अनंत सिंह को जिताने के लिए मैदान में उतार दिए जाते हैं, रात में प्रधानमंत्री के साथ घूमते हैं और सुबह अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, 30 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। उल्टे दुलार चंद यादव की छाती पर थार चढ़ाकर हत्या कर दिया गया। यूपी के CM बिहार जाकर कह रहे हैं कि हमें घुसपैठियों को आने से रोकना है। सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि बिहार में घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा? यानी विदेशी लोग कहां से आ रहे हैं? विदेशी लोगों को आने से रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और पिछले 11.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और अब तो नीतीश कुमार की बैसाखी पर चल रही सरकार है। बिहार में जाकर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनवाइए, यूपी का बुलडोजर बिहारों में चलेगा। मैंने यूपी में बुलडोजर चला के बहुत बढ़िया काम कर दिया, यूपी लंदन बन गया। माफिया को कह रहे हैं कि चाँप चाँप के हाँफने पर मजबूर कर देंगे। ये एक CM की भाषा है। सबको जहन्नुम की यात्रा कराने की बात कर रहे हैं, यानी यूपी CM की बात साफ है। उस धर्म वाला होगा तभी वो माफिया माना जाएगा, तभी उस पर बुलडोजर चलेगा, उसको चाँप चाँप के हाँफने पर मजबूर करेंगे और जहन्नुम की यात्रा कराएंगे। अगर अपना आदमी होगा, अपनी जात का होगा तो उसको और मजबूत करेंगे और बड़ा माफिया बनाएंगे, सरकारी माफिया बना देंगे, हमारे ही लोगों से चुनाव जितवाएंगे और हमारे ही लोगों के लिए वो काम करेगा, यानी तब वो सरकारी माफिया बन जाएगा। कह रहे हैं कि यूपी में आज दंगा नहीं होता, सब चंगा है। मैंने झूठ बोलने की कोई हद नहीं रह गई। यकीन मानिए, भारत के इतिहास में झूठ बोलने वालों का ऐसा अमृतकाल कभी नहीं आया था जैसा अभी हो रहा है। कह रहे हैं कि 370 हटाकर हमने घुसपैठियों को बाहर कर दिया। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे पहलगाम में आतंकी घुसकर हमारे लोगों को मार देते हैं। यदि 370 हटने से सब कुछ सुरक्षित हो गया है तो भाजपा नेताओं की बतौलेबाजी देखिए। इनका कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी वाले अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं, यही अंतर है उनमें और एनडीए में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भारत में कोई ऐसी पार्टी है जो अपराधियों के साथ खड़ी नहीं है। ज्यादातर बड़ी पार्टियां अपराधियों से भरी पड़ी हैं, मगर जो इस मामले में सबसे आगे है, जो खुलकर अपराधियों को संरक्षण देता है, बचाता है, वो लोग सवाल कैसे कर सकते हैं? जबकि प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने वाले ललन सिंह अनंत सिंह के लिए वोट मांगने गए और क्लीन चिट भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की नजर में अनंत सिंह इन्हीं जैसे योगी हैं या संत हैं? क्या है अनंत सिंह? क्यों भाजपा उनके साथ इस तरह से खड़ी है? उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले की सरकार
सरकार फालतू थी जी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। अब बताइए, नीतीश कुमार कब्रिस्तान की घेराबंदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यानी मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा के लोग मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर वोट मांग रहे हैं, और दोनों को वोट देने से सरकार एक बनेगी। क्या गजब फार्मूला है। एक मुसलमान को गरिया के वोट मांगता है, दूसरा फुसला के वोट मांगता है। नीतीश कुमार ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले की सरकार में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, लेकिन अब नहीं होता, यानी भाजपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होते। क्या दावा किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब इसके आगे क्या ही कहा जाए। कह रहे हैं कि पहले न तो पढ़ाई थी, न इलाज था, न इलाज की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न बिजली, यानी पहले कुछ था ही नहीं। नीतीश कुमार भी नहीं थे, 2005 में सब आया है। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में भारत आज़ाद हुआ था। नीतीश कुमार जी ने यह भी दावा कर दिया है कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, पुलिस मुस्तैद है। पहले के समय में कानून व्यवस्था खराब थी। खबरदार जो किसी ने सवाल उठाया कि 6 महीने में 8-9 बड़े व्यापारियों की हत्या हो गई, यदि ये अपराध नहीं तो क्या है। अगर ये मजबूत कानून व्यवस्था का परिणाम है तो फिर ऐसी मजबूत कानून व्यवस्था किसको चाहिए। उधर नीतीश कुमार ने आज अपने 2006 के एक फैसले का भी जिक्र किया। कह रहे हैं कि हमने साल 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका समूह की शुरुआत की, आज 1,40,00,000 इसकी संख्या हो गई है। यही बात पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि जब आरजेडी की सरकार थी तो भारत के राज्य सीधा विदेश से कर्ज नहीं ले सकते थे, यानी विश्व बैंक से कर्ज नहीं ले सकते थे। साल 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, इसके बाद व्यवस्था बदली और राज्य डायरेक्ट विश्व बैंक से कर्ज लेने में सक्षम हुए। यानी नीतीश कुमार ने जो जीविका समूह की शुरुआत किया उसका कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है, उनकी वजह से यह हुआ। उससे पहले बिहार या कोई भी राज्य भारत का विदेशी कर्जा इस तरह से नहीं ले सकता था और बिना कर्ज लिए काम नहीं हो सकता था। यानी अगर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं आती तो जीविका दीदी वाला कार्यक्रम नीतीश कुमार कबहू न चला पाते। मगर सवाल यह है कि ये बातें आम जनमानस समझेगा कैसे और समझाएगा कौन। गोदी मीडिया तो लोटा हुआ है। नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया कि हमने साल 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। 10 लाख नौकरी दे दिया और रोजगार पाने वालों की संख्या 40-50 लाख हो गई है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी भाजपा और एनडीए का रोजगार सुनिश्चित करने वाला प्लान और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला प्लान कितना सटीक होता है, ये वादा, ये आप सब जानते हैं। अब देखते जाइए चुनाव तक बिहार को लेकर कौन कौन सी कहानी सामने आती है। भाजपा नेता चुनावी बयानबाजी के स्तर को और कितना गिराते हैं। उधर गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 14 नवंबर को लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 1 बजते बजते इनका खेला खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। वैसे हो भी सकता है। लोग कह रहे हैं कि जिनके हाथों में चुनाव आयोग की चाबी है जी, रिमोट कंट्रोल है, वो कोई भी दावा कर सकते हैं और उनका दावा सही भी हो सकता है छाती ठोक के। बिहार में प्रियंका गांधी ने कहा है कि हाल ही में इन लोगों ने 65 लाख वोट काट दिया। अब जरा सोचिए कि प्रियंका गांधी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है, 68 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं लेकिन 65 लाख गिनवा रही हैं। बहरहाल इनका कहना है कि वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म करने जैसा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। 20 साल से बिहार में इनकी सरकार चल रही है। नीतीश की सरकार है, दिल्ली से चलती है। आज बिहार के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं रह गया। आपके सीएम की कोई सुनता ही नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं और खाली इतिहास की बात कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, 18 नवंबर को सीएम बनूंगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच बिहार के सारे अपराधी और असामाजिक तत्व, चाहे वो जिस भी जाति बिरादरी के हों, जेल में होंगे। यानी खरमास के बाद बिहार में अपराधी खत्म हो जाएंगे, बिहार अपराध मुक्त बन जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए के लोग यानी भाजपा जेडीयू के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में लगातार जंगल राज की स्थिति बनी हुई है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब अपराध की बड़ी घटनाएं न होती हों। इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सिर पीटने वाली बात भी कह दिया। कह रहे हैं कि लालू राहुल एंड कंपनी ने मिलकर बाढ़ राहत में घोटाला कर दिया। हम बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, हमारी सरकार बना दीजिए, हम बिहार में बाढ़ आने ही नहीं देंगे। ये सुनकर बिहार वाले भी डिस्टर्ब हो गए होंगे कि आखिर 20 साल से बिहार में सरकार में है कौन, ये कौन लोग आ गए हैं चुनाव प्रचार करने जो ऐसी बातें कह रहे हैं मानो पहली बार बिहार में वोट मांगने आए हैं और अब तक सरकार का मजा नहीं चखा है। सवाल ये भी है कि अगर अमित शाह के पास बाढ़ रोकने का कोई जुगाड़ है तो इन्होंने 20 साल से उसको अप्लाई काहे नहीं किया। क्या जानबूझकर बिहार को बाढ़ में डूबने दिया, बहने दिया, लोगों को मरने दिया ताकि 2025 में चुनाव आएगा तो उसी बाढ़ को रोकने के नाम पर वोट मांगेंगे। वैसे आपको बता दें, ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने यूपी में जाकर कहा था कि रात के 12 बजे 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई अकेले सड़क पे घूम सकती है, जबकि यूपी में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने ही होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था और वादा करके फुर्र हो गए और प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा उसी यूपी में जाकर तारीख बताया था कि 10 मार्च
2022 को भाजपा की सरकार बनते ही आवारा पशुओं की समस्या का हल निकाल लेंगे। हमने पूरा प्लान सेट कर लिया है। आपको ये भी याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने 100 दिन का एकदम मास्टर प्लान बनाया है। सब प्लान में गायब हो जाता है चुनाव जीतते ही। और अब 4 साल होने वाले हैं यूपी चुनाव को। प्रधानमंत्री मोदी का वो प्लान यानी पशुओं आवारा पशुओं का इलाज ढूंढने का अब तक प्लान दिखा नहीं। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह भी है, 15 लाख सबके खाते में वाली बात को अमित शाह ने जुमला कहा था। इन्होंने ही जुमला कहा था और साफ साफ कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की बातें बोली जाती हैं, यानी ये जुमला है, चुनावी जुमला। सबको पता है ये संभव नहीं है, न कोई 15 लाख देता है न कोई 15 लाख पाता है। ठीक वैसे ही उनकी इन बातों को भी लीजिए कि बिहार में बाढ़ आने नहीं देंगे। चुनाव जीतने के बाद कह दिया जाएगा कि सबको पता है कि बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। ये तो प्राकृतिक है जी। चुनाव से पहले इस तरह के जुमले फेंक दिए जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।